हाँ, वो बोल रहा था वो 9 बजे का लेक्चर होता है तो 9 बजे तक वेट करता है। हाँ, तो वो तो वही प्रॉब्लम है ना उसके लाइफ की। वही कि तू हर लेक्चर में लेट आता है, ऐसा उसने बोला। हाँ हाँ, वही बेटा। बाकी पूरी दुनिया लेट चल रही है, तू एक अकेला है जो टाइम पे चल रहा है, वो हम लोग फास्ट चल रहे हैं। ये बाकी सब लोग 9 बजे आ जाते हैं तो वो लोग फास्ट चल रहे हैं। चलो शुरू करें। चलो, यहाँ पे नो सिग्नल आ रहा है आप लोगों का। पहले इसको सॉल्व करो। ये भी थक गया ना बेचारा, तुम लोगों ने इसको ब्रेक नहीं दिया, प्रोजेक्टर को ब्रेक दिया। चलो ये चालू होगा तब तक कंपोजिशन लेवी पढ़ना है अपने को। ठीक है। सिंपल कंपोजिशन लेवी जो है ना, ये दो पार्ट में, अगेन गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग, बराबर है कि नहीं? ठीक है। सबसे पहले जो है ना, गवर्नमेंट ने ये निकाला क्यों था? ठीक है, जब भी अपना 2017 में जब जीएसटी आया था, तो उन्होंने क्या बोला था? अगेन जैसा अपन हर जगह पे पढ़ते हैं कि भाई देखो, आप टैक्सेस लेके आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है कि भाई डेवलपिंग इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत पड़ेगी तो आप पैसा लोगे ही। ठीक है। बट अगर छोटे छोटे बिजनेसमैन और छोटे छोटे टैक्स पेयर जो है, अगर आप उनके ऊपर बर्डन ज्यादा डाल दोगे या अगर व्हाट इज की कंप्लायंसेस ज्यादा डाल दोगे, तो दे विल बी हेवीली बर्डन विद ऑल दिस थिंग्स, जहाँ पे वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, अपने एक्चुअल बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो वो सब चीजों के लिए उन्होंने क्या बोला था कि जैसे अपने इनकम टैक्सेस में भी उन लोगों ने 1961 का एक्ट है, बट फिर भी उसके अंदर उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन डाल के रखा है, तो वैसे उन्होंने जीएसटी भी करके रखा है कि भाई 2017 का एक्ट ही क्यों ना होने दो, बट उन्होंने क्या बोला था कि छोटे छोटे टैक्स पेयर्स को ना अपने को परेशान नहीं करना है, तो हम लोग वैसे ही कॉम्पोजिशन स्कीम लेके आ जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो जैसा अपना सिंपल बोलो तो जैसा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वैसा ही कंपोजिशन लेवी काम करता है। ठीक है। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उन्होंने जब निकाला था ना 2017 में, तो सिर्फ गुड्स के लिए निकाला। 2017 में जब निकाला था तो सिर्फ किसके लिए निकाला था? गुड्स के लिए निकाला था। ठीक है। जब मैंने फाइनल का एग्जाम दिया, तो वो टाइम पे उन्होंने क्या बोला था? बहुत शोर हुआ था मार्केट में कि अरे सिर्फ गुड्स के लिए आपका कंपोजिशन लेवी है, सर्विस वाला अगर 10 लाख रुपए भी कमाता है, 20 लाख रुपए, मतलब जो भी अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है 20 लाख के ऊपर जैसे ही कमाता है, उसको तो तुम लाइबल कर देते हो जीएसटी के लिए। और 20 लाख का टर्नओवर है, प्रॉफिट भी तो नहीं है ना। टर्नओवर तो ऐसे ही पहुंच जाता है 20 लाख का, बराबर है कि नहीं? ऑलमोस्ट एक बंदा पूरे साल में 20 लाख कमा लेगा टर्नओवर बेसिस पे। प्रॉफिट देखोगे तो फिर बहुत कम होता है ना कभी कभी, तो करेक्ट है। तो उस केस में सर्विस वाले भी बहुत किसी की प्रॉब्लम क्रिएट करने को लगे और वो बोले कि आप लोग गुड्स वालों के लिए कंपोजिशन लेवी लेके आए, तो आप हमारे लिए भी तो कंपोजिशन लेवी लेके आओ ना, बराबर है कि नहीं है? तो तब वहां पे, तब ये सेक्शन नहीं हुआ करता था, सिर्फ तब सेक्शन 10(2)(a) नहीं हुआ करता था, तब नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन टू सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी। फिर बाद में उसको अमेंड किया गया, ये एक्ट को अमेंड किया गया, उसके अंदर 10(2)(a) का 10 अपना 2A का जो अवर की पहले नोटिफिकेशन था उसको एक सेक्शन में कन्वर्ट करके उसको यही सेक्शन के नीचे कंटिन्यू करके उन लोगों ने डाला। समझ में आया? तो ये पार्ट उन लोगों ने किया, पहले गुड्स के लिए रिलीज किया, जब सर्विसेज का बारी आया तो सर्विसेज के लिए रिलीज किया। फिर एक और प्रॉब्लम आ, जो गुड्स देने वाले लोग हैं वो लोग छोटा मोटा सर्विस भी तो प्रोवाइड करते हैं ना। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा इलेक्ट्रिक का दुकान है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बेचने का दुकान है मेरा, व्हाट से कि साल भर का जो टर्नओवर है ना अराउंड 40-45 लाख के आसपास का टर्नओवर मेरा जाता है। ठीक है। या समझो कि 60-70 लाख रुपए का टर्नओवर जाता है। ठीक है। तो उन्होंने 1.5 करोड़ तक तो लिमिट देके रखा था अपने को कंपोजिशन स्कीम वालों को कि भाई 1.5 करोड़ तक आप लोग क्या कर सकते हो, गुड्स का सप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्विस नहीं होना चाहिए, ऐसे स्पेसिफिकली अपने सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, जब हम लोग आगे जाके देखेंगे कि अगर आप गुड सर्विस प्रोवाइड करते हो सिर्फ गुड्स ही प्रोवाइड करने चाहिए, सर्विस नहीं भी प्रोवाइड करने चाहिए, ऐसे पहले हुआ करता। अब प्रॉब्लम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल का दुकान है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का खराब होता है तो हम इलेक्ट्रिक वाले की दुकान पे ही जाते, लेकिन वहीं से अगर अपन ने प्रेस लिया, ऊपर ऐसा अगर 10 दिन में खराब खराब हो गया, तो उसका वायर चेंज करवाने के लिए या उसको ठीक करवाने के लिए वापस से उसके पास ही लेके जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सर खराब हो गया ठीक करके दे दो, वारंटी के अंदर है, वारंटी के अंदर है, जो भी है, बराबर है। तो अब वो बंदा क्या करता है, जो दुकान वाला बंदा है ना, वो छोटा मोटा सर्विस भी प्रोवाइड करता है, कभी कभी फ्री ऑफ चार्ज, बट कभी कभी पैसा चार्ज करके भी करके देते हैं, ठीक करके भी दे देते हैं, अप्लायंसेस वगैरह मोबाइल वगैरह ठीक करके देते हैं अपने को, मोबाइल वाले लोग, जो मोबाइल बेचता है वो ठीक भी तो करके देता है ना। तो छोटा मोटा सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो बट प्रॉब्लम क्या हुआ था, जब ये गुड्स का प्रोविजन निकाला था ना, तो उन्होंने बोला सर्विस चलेगा ही नहीं। तो उस केस में प्रॉब्लम हो गई कि अरे सर्विस चलेगा ही नहीं तो हमारा थोड़ा बहुत तो सर्विस है ना, 1.5 करोड़ के अंदर के टर्नओवर, 60-70 लाख के टर्नओवर में 5 लाख का सर्विस है, लेकिन 5 लाख का सर्विस भी नहीं चलता था। तो उन्होंने बोला अगर आप इतना स्ट्रिक्ट रूल निकालोगे कि सिर्फ गुड्स ही होना चाहिए ना,
तो बहुत सारे लोग जो ये सर्विस का बेनिफिट, ये पर्टिकुलर प्रोविजन का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन दे विल नॉट बी अवेलेबल टू, दे विल नॉट बी एबल टू अवेल दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जेम्पशन, मतलब जो कंपोजिशन लेवी है वो नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने एक और रिलैक्सेशन दिया। तो पहला गुड्स आया, फिर सर्विसेज आया, फिर गुड्स के अंदर एक सर्विस का कंपोनेंट, और तब उन्होंने बोला कि जितना भी टर्नओवर आप लोग कैरी आउट कर रहे हो उसका मैक्सिमम 10% और 5 लाख विचएवर इज हायर, उधर तक का आप क्या कर सकते हो, सर्विस गुड्स के साथ प्रोवाइड कर सकते हो, तो भी चलेगा। जिसमें ऑब्वियस है गुड्स क्या होगा, मेजोरिटी पार्ट होगा, क्योंकि 90% तो गुड्स ही होगा। मैक्सिमम सर्विस कितना हो सकता है, 10। समझ में आया? और अगर आपका 50-50 है या सर्विस ज्यादा है तो 30 सेकंड वाले केस में आ जाएगा 10 to 8। फिर आप किसमें जा सकते हो, 10 to 8, क्योंकि 10 to 8 में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर्विस दे रहे तो गुड्स नहीं दे सकते। उधर से बोला है कि जो 10 में नहीं आ रहा है वो 10 to 8 में आ सकता है। समझ में आया? तो उधर कोई गुड्स या सर्विस की कंपोजिशन का रिक्वायरमेंट है क्या, कि इतना ही होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो सारे सारे प्रोविजन अपने को देखने, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, जो भी ये पर्सन रहेगा जो कंपोजिशन लेवी लेगा 10 के अंदर या 10 to 8 के अंदर, दे कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट से वो लोग टैक्स नहीं ले सकते। क्लियर विद दिस पार्ट? तो मतलब मैम ये आउट ऑफ द पॉकेट पे करना पड़ेगा क्या सामने वाले को? यस, आउट ऑफ द पॉकेट पे, ये जेब से पे करना है, ये आप रिकवर नहीं कर सकते फ्रॉम द कस्टमर। समझ में आया? जब भी कंपोजिशन डीलर इनवॉइस इशू करता है तो वो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। उसके ऊपर वो लिखता है कंपोजिशन डीलर नॉट व्हाट वी से अलाउड टू कलेक्ट द टैक्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर सर्विसेज या गुड्स। समझ में आया? क्लियर है? तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, आईटीसी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? तो इनपुट पे करना पड़ सकता है क्या? यस, पे करना पड़ सकता है, बट उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप क्रेडिट चेन में एंटर नहीं कर सकते। क्लियर विद दिस पार्ट? ये दो प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तीसरा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ आउटवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं चाहिए। मतलब आप आउटवर्ड सप्लाई जो है, जो कर रहे हो, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? इंट्रास्टेट। बराबर है? बट जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए इनवर्ड ले रहे हो वो बाहर से आ सकता है क्या? यस, वो दूसरे स्टेट से आ सकता है। समझ में आया? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाने के लिए अगर अहमदाबाद से कोई टीचर को बुलाऊं, तो दैट इज इनपुट सर्विस, एंड आउटवर्ड इज आपके फीस पे जो जीएसटी पे होगा वो है, तो ये चलेगा। बट मैं सर्विस किसको नहीं दे सकती? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाके अभिज्ञान क्लास में जाके अगर अहमदाबाद में कुछ करता है तो दैट विल बी इंटरस्टेट, वो नहीं, क्योंकि फिर हम लोग कंपोजिशन में नहीं है। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? अंडरस्टूड विद दिस? समझ में? हाँ। बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटीआई नंबर डालना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटीआई नंबर डालना पड़ता है क्या? यस, कंपोजिशन डीलर है ना, तो कंपोजिशन डीलर का जीएसटीआई नंबर तो रहेगा, तो डाल समझ कॉम्पोजिशन वाला है या लिखेगा ना? नहीं, मेंशन रहेगा, कंपोजिशन डीलर करके मेंशन रहेगा ना। जो भी कंपोजिशन डीलर रहता है ना, उसको बिल के ऊपर मेंशन करना पड़ता है कि वो कंपोजिशन डीलर है एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स, ऐसा लिखना पड़ता है। तो जब भी बिल रहता है बिल पे लिखा होगा। अब वो कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं फॉलो करते, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, समझ आया? क्या हो गया? हाँ बोलो। हाँ, नहीं लिखेगा तो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बराबर, बराबर। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े। तुम्हारी मिस्ट्री कब सॉल्व होगी मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो, हाँ, सॉल्व करना करो। देखो, सबका रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट है, ठीक है, तब तक सॉल्व करने का ट्राई करो। कौन सा? सब देखना, तो मैं कहा ना बोल रही तुझे। देखो सिंपल है, मैं अभी बता रही हूँ, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आर बिफोर यू, यू हैव द डिटेल्स बाय व्हिच यू कैन क्रैक द कोड। आगे बढ़े, चलो। ठीक है, नाउ कंपटीशन लेवी सेक्शन 10 बात करें। ठीक है, चलो। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सबसे पहला चीज हम लोग कहाँ पे थे कि इनवर्ड सप्लाई ले सकते हो आप, इंटरस्टेट रहेगा तो भी चलेगा, बट आउटवर्ड सप्लाई जो रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विद इन द स्टेट ही होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, चलो, अभी ना क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पे चलो, ठीक है, अपना एक यूनिट मुंबई में है, यहाँ पे कल्याण में, बराबर है? समझ लेते
लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हम लोगों ने क्या करके रखा है, अपना एक ब्रांच अहमदाबाद में खोल के रखा है और एक ब्रांच हमने राजस्थान में खोल के रखा है। ठीक है, टोटल 3 ब्रांचेस हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, अब ये तीनों ब्रांचेस जो है आते तो एक ही एंटिटी के अंदर है, दैट इज अविघ्न क्लासेस, बराबर है, सिर्फ ब्रांचेस अलग अलग है। तो दिस विल बी टर्म्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये तीनों क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, याद है ना, करेक्ट है, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन जो है, अगर ये लोग रिस्पेक्टिव जो ब्रांच जिधर का है वो उधर की स्टेट में प्रोवाइड करते हैं, तो भी वो कंपोजिशन लेवी ओवरऑल लेवल पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। समझ में आया? बट प्रोवाइडेड जो गुजरात वाला है वो गुजरात के अंदर ही सर्विस देना चाहिए, जो महाराष्ट्र वाला है वो महाराष्ट्र के अंदर ही सर्विस देना चाहिए, जो गुजरात वाला राजस्थान वाला है वो राजस्थान के अंदर ही सर्विस देना चाहिए। तो आपके ब्रांचेस अगर अलग अलग स्टेट्स में है तो उसकी वजह से आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, तभी भी आपका सप्लाई जो है वो रिस्पेक्टिव ब्रांच का इंट्रास्टेट होना चाहिए। एंड इफ यू टेक कंपोजिशन फॉर वन, कंपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। इफ वन मूव्स आउट ऑफ द कंपोजिशन देन एवरीवन मूव्स आउट ऑफ कंपोजिशन। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, एक भी ब्रांच का व्हाट इज कि ओवरऑल लेवल पे अगर हिट हो गया या बाहर निकल गया, और टर्नओवर अपन ओवरऑल लेवल पे देखेंगे, वो सब पे आती हूं, बट मैं ऐसा बोलूं कि कंडीशन अगर कोई भी जगह पे वायलेट हुआ, एक भी ब्रांच को अगर बाहर निकलना है तो पूरे के पूरे कंपनी को बाहर, पूरे यूनिट को बाहर। समझ में आया? इस केस में हम लोग मुंबई वाले ब्रांच टीचर ने राजस्थान में दिया सर्विस। हाँ, इनपुट सर्विस है, हाँ, आउटवर्ड नहीं होना चाहिए, इनपुट चलता है। मेरे अभिज्ञान क्लासेस के लिए टीचर जो भी पढ़ाता है दैट इज इनपुट सर्विस, वो चलेगा। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी दैट इज फीस, और वो केस में अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई में देखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ है तो जहां पे होता है वहीं पे देना, सिंपल। wherever the place of supply is where the activities are done ना, तो वो वाले काटा है। समझा गया? चलो आ जाओ, प्रोविजंस पे आ जाओ। ठीक है, नाउ notwithstanding anything to the contrary contained in this act but subject to the provisions of subsection 3 and 4 of section 9, a registered person, 3 and 4 is RCM ना, अभी पढ़ा ना हमने 9 का 3 and 4। चलो, registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs। अब देखो ये 50 लाख अभी तक 50 लाख ही रखा हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने उसको क्या करके रखा है, 1.5 लाख करके, 1.5 करोड़ करके। समझ में आया? तो 1.5 करोड़ वो नोटिफिकेशन के थ्रू है, इसके लिए सेक्शन में अभी भी कितना दिया हुआ है, 50 लाख से दिया हुआ है। एग्जाम में लिखोगे तो तुम 1.5 करोड़ के हिसाब से लिख के आओगे, 1.5 करोड़ एंड 75 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, may opt to pay in lieu of the tax payable by him under section 9 subsection 1 an amount of the tax calculated at such rate as is prescribed but not exceeding 1% of the turnover in the state or union territory। ये भी 0.5% हो चुका है, नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेट्स में दिया हुआ है 2.5%। अब ये स्पेसिफिकली किसके लिए, रेस्टोरेंट, बराबर है कि नहीं है? अच्छा, रेस्टोरेंट इज अ सर्विस, बट उसको स्पेसिफिकली किधर डाल के रखा है, इधर डाल के, वन के साथ, क्योंकि वन इज फॉर गुड्स ना, 10 सेक्शन में इसके लिए गुड्स के लिए, बट रेस्टोरेंट सर्विस जबरदस्ती इधर डाल के, तो वो यही कैटेगरी के अंदर है, वो जनरल वाले सर्विसेज के लिए नहीं जाए। समझ में आया? ठीक है, एंड थर्ड इज 0.5% अगर टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द केस ऑफ अदर सप्लाईज। ये टेबल अगेन बता रही हूँ कि इसके रेट में भी चेंजेस है, तो नीचे वाला जो टेबल है अपना, दैट इज प्रॉपर अपडेटेड वाला टेबल है, वही रेफर कर। समझा क्या? चलो ठीक है, pro subject to the condition and restrictions as may be prescribed, provided that the government may by the notification increase the set limit of 50 lakhs to such higher amount not exceeding 1 crore 50। यूज कर लिया उन्होंने ये what is say power। Next, provided further that the person who opts to pay the tax under the clause A or clause B or clause C may supply the services other than those referred to in the clause B, that is restaurant services के अलावा, ये वाला रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कितना कर सकते हैं, of value not exceeding 10% of the turnover in the state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher। समझ में आया? 5 लाख या 10% तक का आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, बाकी का मेजोरिटी क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। ठीक है, explanation for the purpose of the second proviso the value of the exempt supplies provided by way of extending deposit loans and advances। ये पूरे सेक्शन 10 के अंदर और 10(2)(a) के अंदर जहां जहां पे भी हम लोग लेंगे इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स का जो भी इनकम रहता है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी जितने भी एग्जाम सप्लाईज है वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए यूज होंगे। ठीक है, जब एग्रीगेट टर्नओवर सिखाऊंगी तब आप। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर दिस। पहला चीज आपको क्या नहीं होना चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वो 10% या 5 लाख वाला क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड अपने क्या बोला, नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हिच आर सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हिच इज नॉट लिवेबल टू टैक्स। ऑब्वियसली जीएसटी लगता ही नहीं है जिसके ऊपर, वो नहीं होना चाहिए ना, समझा, एग्जाम्प्ट वाला पार्ट। थर्ड, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, इनवर्ड चलेगा। समझ में आया? आउटवर्ड नहीं होना चाहिए।
नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ, क्योंकि उस केस में ईसीओ लायबल होता है ना टैक्स पे करने के लिए, तो ईसीओ वाला नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द काउंसिल। तो नोटिफाइड गुड्स नीचे अपन पढ़ेंगे, पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर्स, आइसक्रीम, ये सब चीजें उसके अंदर लिस्टेड। ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। समझ में आया? ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो टाइम पीरियड के लिए टैक्स व्हाट इज रजिस्ट्रेशन लेता है, बराबर है। एंड एनआरटीपी इज नॉन रेसिडेंट पर्सन है, बट फॉर सम रीजन ही हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और टाइम पीरियड। समझ में आया? तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो कंपोजिशन पे नहीं आ सकते, वो जनरल केस रहेगा। समझा सबको? तो ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो ABCDEF, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपोजिशन लेवी के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस इफ यू डू दिस थिंग। समझ में आया? ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन नंबर, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme unless all the registered persons have agreed to this particular subsection। समझ में आया? पैन नंबर सेम रहता है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग रहता है स्टेट वाइज, पैन नंबर कॉमन है ना, ठीक है। तो जितने भी यूनिट्स रहेंगे, सबसे पहला चीज वो लोग इंट्रास्टेट ही देने चाहिए वहां पे, और दूसरा सबने एग्री करना चाहिए, तो ही होगा, अदरवाइज। क्लियर विद दिस? ठीक है। Notwithstanding anything in the contrary to the contained in subsection 3 and 4 of section 9 of the registered person not eligible to pay the tax under subsection 1 and 2। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उधर स्पेसिफिकली बोला था गुड्स होना चाहिए, इधर उन्होंने क्या बोला, अगर उधर नहीं आओगे तो इधर आ सकते हो, मतलब इधर गुड्स भी चलेगा, सर्विसेज भी चलेगा, आप ऊपर की कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो। समझा क्या? ठीक है। whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of the tax under subsection 9 subsection 1 9 subsection 1 and amount of the tax calculated at such rate not exceeding 3%। 3% CGST है, 3% SGST है, तो IGST का रेट कितना हो गया 6%, मतलब टोटल रेट कितना हो गया 6%। IGST लगेगा नहीं, पर टोटल रेट कितना हो गया 6%। ठीक है। सबसे पहला चीज, he should not be engaged in making supply of the goods and services which are not liable to tax against exempt supply, बराबर है। सेकंड, एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, वो इधर भी नहीं चलेगा। थर्ड, ईसीओ नहीं चलेगा। फोर्थ, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स नहीं चलेगा। समझ में आया? अब ये भी पॉइंट इधर इंक्लूड है, क्योंकि मैंने आपको बोला गुड्स सर्विसेज दोनों चलेगा ना यहाँ पे, तो इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे लाना पड़ता था। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी यहाँ पे भी नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड अगेन वही पॉइंट बोला है, पैन नंबर अगर एक है तो सबको अग्री करना पड़ेगा, एक एग्री एक नहीं डिसएग्री नहीं चलेगा। क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है। तो ऑप्शन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2A एज द केस में बी शैल लैप्स, जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर वो लिमिट को क्रॉस किया, उसके नेक्स्ट डे से आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल रिजीम सा चालू हो जाएगा। समझ में आया? जो लास्ट डे रहेगा जिस दिन कट ऑफ हो गया, उस दिन के बाद से आपका नए वाले स्कीम में आप मतलब जो नॉर्मल स्कीम है उसके अंदर आप आ जाओगे, कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि अरे 2 महीने तो बचा है खत्म करने के लिए। समझ में आया? ये साल पूरा कंपोजिशन लिया और 2 महीने बचा है और आपका टर्नओवर हिट हो गया, तो बचे हुए 2 महीने के लिए क्या लगेगा, नॉर्मल लेवल। ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 महीने बचा है खत्म करते साल, फिर नए साल से नई शुरुआत करेंगे, ये सब चीजें नहीं चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, a taxable person to whom the provisions of subsection 1 or 2A as the case may be applied shall not collect any tax from the recipient of supplies, बराबर है कि नहीं है, made by him, nor shall he be entitled to any credit of ITC। समझ में आया? ना क्रेडिट मिलेगा ना आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आप लोग रिकवर कर सकते हो। If the proper officer has reasons to believe that the taxable person has paid under subsection 1 or 2A as the case may be despite not being eligible, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली हियरिंग होगा, एसेसिंग ऑर्डर इशू होगा, अगर लगता है तो आप अपील करोगे, सब चीजें होगी। फाइनली जो होगा उसके हिसाब से अगर आप गिल्टी पाए गए तो पेनल्टी एंड इंटरेस्ट के साथ आपको पूरा लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, ये जो है ना एग्रीगेट टर्नओवर वाला पार्ट, ये मैं नीचे आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपका उसमें कवर हो जाएगा। समझ में आया? देखो, 2 टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला, एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर अलग होता है और टैक्स पे करने के लिए टर्नओवर अलग। 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख, जो भी अपने को लिमिट एप्लीकेबल है, उसका एलिजिबिलिटी, दैट इज एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसके लिए जो टर्नओवर का कैलकुलेशन होता है दैट इज इन अ डिफरेंट मैनर, एंड जो टैक्स पे करोगे जिसपे, उसका कैलकुलेशन डिफरेंट मैनर में। तो ये 2 अपने को अलग अलग टर्नओवर यहाँ पे देखना पड़ेगा, दोनों मिक्स नहीं करके चलने का, नहीं तो एग्जाम में गलत है। ठीक है। चलो एनालिसिस पे आ जाती हूँ वापस से। ओवरव्यू ऑफ द स्कीम आपको समझ में आया सबको? नथिंग बट स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलैक्सेशन देने के लिए आराम से काम होना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, वो सब चीजों के लिए अपने को ये दे के रखा है स्कीम। इसी के लिए अगर आप देखोगे ना, तो इनका टैक्स पेबल भी क्वार्टरली आता है एंड रिटर्न फाइलिंग ईयरली आता है। रिटर्न साल का एक ही बार फाइल कर, बराबर है, और आपका टैक्स कब पे करना है, क्वार्टर, 3 महीने का टैक्स एक साथ पे करना है 6% के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है। तो सिंपल है ना, 3 देखो साल में 4 बार पे करने के लिए आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आता है, रिटर्न भी एक ही बार भरना तो टेंशन नहीं आता है। वैसे भी CMP 08 इतना सा छोटा सा है, ज्यादा कुछ इतना बड़ा है। 3 महीने का टैक्स एक साथ पे करना है 6% के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है। चलो एनालिसिस पे आ जाती हूँ वापस से। ओवरव्यू ऑफ द स्कीम आपको समझ में आया सबको? नथिंग बट स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलैक्सेशन देने के लिए आराम से काम होना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, वो सब चीजों के लिए अपने को ये दे के रखा है स्कीम। इसी के लिए अगर आप देखोगे ना, तो इनका टैक्स पेबल भी क्वार्टरली आता है एंड रिटर्न फाइलिंग ईयरली आता है। रिटर्न साल का एक ही बार फाइल कर,
इतना कुछ ऐसा डिटेल्ड वाला अपना पार्ट नहीं है जहाँ पे टैक्स पे करने के लिए अपने को बड़ा वर्किंग करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप टर्नओवर लेते हो, टर्नओवर को के हिसाब से निकालते हो, जितना 6% आया वो जीएसटी एसजीएसटी जो भी है पे करके खत्म कर। तो इट इज अ हैसल फ्री वाला पार्ट। तो इसी के लिए कंपोजिशन लेवी जो है वो बहुत व्हाट वी से कि आप लोग का कंप्लायंसेस बहुत हद तक क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट तो वही अपने को देके रखा हुआ है ये स्कीम के अंडर। अब यहाँ पे आता है आपका और +2A वाला जो स्कीम है ये आपकी किसके लिए है, सर्विसेज के लिए। प्रोडोमिनेटली सर्विसेज के लिए अपन बोल के चलते हैं बिकॉज गुड्स के लिए वहां पे है अपने पास इसी के लिए, बट यहाँ पे भी गुड्स आ सकते हैं क्या, यस 50-50 वाला पार्ट वगैरह रहेगा तो भी आ सकते हैं। ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न है, आप लोग क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स है, ईयरली रिटर्न है, तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टर्नओवर का लिमिट सबसे पहला, टर्नओवर का लिमिट कितना है अपना 1.5 करोड़, और बराबर है कि नहीं, और ये ऑल ओवर इंडिया कैलकुलेट होगा, स्टेट वाइज नहीं कैलकुलेट होगा ना, अगर अलग अलग स्टेट में तो सबका एग्रीगेट करके टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स के लिए अपने पास अलग है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके लिए अपना लिमिट कितना है 75 लाख। कितना है इनके लिए 75 लाख। अच्छा, अगर समझो कि अपना एक यूनिट है सिक्किम के अंदर, एक यूनिट किधर है अपना सिक्किम के अंदर, तो वहां पे लिमिट कितना है 75 लाख, तो ओवरऑल लिमिट कितना बन जाएगा 75। एक भी यूनिट अगर आपका ये कैटेगरीज के अंदर आ गया तो आपका लिमिट 75 लाख आ जाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो इसी के लिए बोला हुआ है आप लोग का। अच्छा, दूसरे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, दैट इज आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, बट उधर लिमिट कितना लगता है अपना 1.5 करोड़ वाला जो लिमिट है वही है। अंडरस्टूड टू ईच एंड एवरीवन? ठीक है, तो ये जो आपके 8 स्टेट्स है, ये 8 स्टेट्स के लिए 75 लाख, बाकी सारे स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़। Clear with this part everyone? ठीक है, understood with this part? A shoe dealer Prithviraj has offices in Maharashtra and Goa. He makes intrastate supplies of the goods for both of these offices. तो इन दैट केस दोनों का मिला के आपको कितना होना चाहिए 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन लेवी अप्लाई करके चल सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी, अभी यहाँ पे सर्विसेज के लिए तो यहाँ पे कितना हो जाता है 50 लाख है ना, यहाँ का लिमिट कुछ चेंज किया क्या अभी तक नहीं, बातें चल रही है बट देखते कब करके समझ में आया, बट कितना है एज ऑफ नाउ 50 लाख का ही लिमिट है अपने पास सर्विसेज के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है। Further, the option of the registered person to avail the composition scheme under 10(2)(a) shall lapse with effect from the day on which, अब obvious है वो तो ऊपर भी होगा इधर भी होगा, टर्नओवर जिस दिन क्रॉस हो गया उस दिन आपका ऑप्शन लैप्स हो गया, खत्म। ठीक है, यही देके रखा है अपने को पूरा का पूरा एग्रीगेट टर्नओवर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट वाला कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला चीज ये जो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं ना अभी, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग एलिजिबिलिटी। किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी। क्लियर विद दिस पार्ट? तो क्या क्या करने का है, सबसे पहला जितने भी ऑल ओवर इंडिया तुम्हारे यूनिट्स है ना, सबका टैक्सेबल सप्लाईज ले लो, आउटवर्ड आउटवर्ड, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज ले लो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी ले लो, बट अदर देन इंटरेस्ट एंड आप लोगों का वो पार्ट इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स, एक्सपोर्ट्स ले लो, जो एक्सपोर्ट किया वो भी तो गया ना इंडिया के बाहर, आउटवर्ड ही है ना वो भी, एक्सपोर्ट भी ले लो, इंटरस्टेट सप्लाई भी ले लो। अभी तो मैम आपने बोला कि इंटरस्टेट नहीं चलेगा, बट ये अपने को प्रीसीडिंग ईयर का देखना रहता है 1.5 करोड़। तो लास्ट ईयर अगर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया था और ये साल अगर मुझे कंपोजिशन चाहिए और मैं लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देख रही हूँ तो तभी इंटरस्टेट होगा तो चलेगा ना, ये साल नहीं करना है ना, वैसा है। तो इंटरस्टेट भी ले लो, बट इट एक्सक्लूड्स इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन आरसीएम, क्योंकि ये मेरा इनपुट है ना तो वो नहीं आएगा, और दूसरा टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस, ऑब्वियसली जीएसटी नहीं आएगा। It is computed on all India basis for the person having same PAN number. Further, aggregate turnover of the registered person for determining his eligibility to pay the tax under this section. Aggregate turnover includes value of the supplies from 1st April up to the financial year of date he is becoming liable for the registration. यही साल का अगर देख रहे हो तो फिर उसके अंदर भी यही सारा चीजें आ जाएगा, बट यही साल के अंदर अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई आएगा तो आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए, हाँ कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है? चलो, कौन सा फर्स्ट ईयर में डायरेक्टली नहीं करे तो डायरेक्टली यस, क्योंकि लास्ट ईयर का तेरा टर्नओवर 0 तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। क्या बोला है देखो यहाँ पे, सिंपल टैक्सेबल ले लो, एग्जेम्प्ट ले लो, एक्सपोर्ट ले लो, इंटरस्टेट सप्लाईज ले लो, बराबर है। एक्सक्लूड क्या कर दो, जीएसटी नहीं लेने का कोई भी, आरसीएम वाला नहीं लेने का, एंड एग्जाम सप्लाई बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका रिवर्ट अपने को कैसे मिलता है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट। समझ में आए तो वो माइनस कर देना है। These also include supplies जो 1st April से फाइनेंशियल ईयर तक करेगा अगर फर्स्ट ईयर है तो। The value of export and interstate supplies are relevant only while determining the aggregate turnover of the preceding financial year.
समझ में आया? क्लियर है? दीज वैल्यूज आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपोजिशन सप्लायर ऑप्टेड, बिकॉज उसको अलाउड ही नहीं है इंटरस्टेट या एक्सपोर्ट करना। समझा? तो जब प्रीसीडिंग ईयर का देखोगे तो ही वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? चलो, ये चेक करने के बाद अपने को एलिजिबिलिटी मिलेगा। अगर एलिजिबल हो गए तो जिस दिन से आपका चालू होगा, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट वगैरह एक्सीड होगा, उस दिन के बाद से ही आपको क्या करना है, आपको जीएसटी चार्ज करना। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, ये साल मेरा फर्स्ट ईयर था, ठीक है? फर्स्ट ईयर था तो मेरे पहले क्वार्टर का टर्नओवर आया 10 लाख रुपया, दूसरे क्वार्टर का टर्नओवर आया 10 लाख रुपया, तीसरे क्वार्टर का टर्नओवर आया 25 लाख रुपया। तो फर्स्ट 2 क्वार्टर में तो जरूरत ही नहीं था रजिस्ट्रेशन का, बराबर है? बट जब मैं टर्नओवर देखूंगी तो टर्नओवर में पूरा देखूंगी, जिधर तक भी आएगा तब तक का देखूंगी ना, पूरा का पूरा ओवरऑल लेवल पे। अब जब मेरा टर्नओवर देखूंगी तो 20 लाख ओवरऑल लेवल पे अगर मैं देखूंगी तो रजिस्ट्रेशन लेने की बारी आ गई 10 लाख के हिसाब से, 10 लाख के हिसाब से 20 लाख का मेरा लिमिट एक्सीड हो गया ना, बराबर है? अब ये टाइम पे जब मैं रजिस्ट्रेशन लूंगी तब मैं उनको बोल सकती हूँ कि मैं कंपोजिशन लेवी लेने वाली हूँ, बराबर है? अब इसके बाद से जब जीएसटी चार्ज होगा तो इसके बाद से जीएसटी चार्ज होना चालू होगा ना। साल तो एक ही चल रहा है, दिस इज 2025-26, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 है ना। जीएसटी लगेगा किस पे? पूरे 45 लाख पे कि सिर्फ 25 लाख पे? जब से आप टैक्सेबल। तो जब एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी देखते हो तो पूरा देखते हो, बट टैक्सेबिलिटी कब से लगता है? जब से आप रजिस्टर हो गए उसी के बाद से लगता है। समझ में आया? क्लियर है? तो वही चीज है। रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये देखो यहाँ पे ये चीज चेंज हो गया है। मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स 0.5%, अपने को ऊपर कितना दिया था? 1%। तो हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी, तो टोटल रेट कितना हुआ? 2.5% रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल कितना हुआ? एनी अदर सप्लायर, मतलब ये ट्रेडर्स हो गए सारे, ट्रेडर्स के लिए 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी, टोटल कितना हुआ? सिंपल, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो आपको लगेगा 1% ही, बट किस पे लगेगा ये अलग। याद रखो, मैन्युफैक्चरर है तो पूरे टर्नओवर पे लगता है, भले उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा तो भी लगेगा। बट अगर ट्रेडर हो तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे लगेगा। एग्जेम्प्ट को निकाल दोगे, सिर्फ और सिर्फ जितना टैक्सेबल है उसी पे लगेगा। समझ में आया सबको? ठीक है? तो जब आप मैन्युफैक्चरर हो तो जितना भी आपका टर्नओवर है, भले उसमें एग्जेम्प्ट गुड्स भी है और भले उसमें आपके जनरल गुड्स भी है, तो इन दैट केस आपको पूरे टर्नओवर जो भी वो पर्टिकुलर कंपनी ने कमाया है पूरे के ऊपर आपको 1% पे करना पड़ेगा, आपको बाइफर्केशन करने नहीं मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो इन दैट केस आपको 1% सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है? टैक्सेबल सप्लाईज जो रहेगा गुड्स का उसी पे करना है। जो एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट है उनको निकाल दो, उनपे नहीं पे करोगे तो भी चलेगा। क्लियर विद दिस पार्ट? रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ऐसा कुछ नहीं, उनको तो 2.5% पे करना ही है, तो उनके लिए 5% ही आ जाता है। ठीक है? दूसरा एक और कैच है, ये 2 कैच इधर है और इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे लोग। पहला है कि मैन्युफैक्चरर अगर है और वो पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, ये फ्लाई ऐश वाला क्या होता है? अभी जो नए वाले ब्रिक्स आते हैं ना ग्रे कलर के, ये वो है। समझ में आया? ये वो वाले ब्रिक्स है ये, या सिमिलियस सिलिशियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन रूफिंग टाइल्स, ये सब अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो इनके, तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। बट इन्हीं चीज के अगर आप ट्रेडर हो तो चलेगा। मैं टबैको मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे पास कंपोजिशन एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर मैं टबैको ट्रेडर हूं तो मेरे लिए एप्लीकेबल। और ये ना एग्जाम में छोटी छोटी चीजों पे आता है, बट फिर कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो ये दोनों प्लीज याद रखो। पहला, रेट ऑफ व्हाट इज अपना जो टैक्स है, जीएसटी है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए सेम है, 1% ही है, हाफ परसेंट जो भी अपना आता है वही है। ठीक है? बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको टोटल टर्नओवर पे करना है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे करना है, मतलब टैक्सेबल जो सप्लाईज है उसी पे करना है। दूसरा, अगर स्पेसिफाइड गुड्स है जिसका आप लोग सप्लाई कर रहे हो, अगर आप उनके मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन लेवी ले ही नहीं सकते, बट अगर आप उन्हीं चीज के ट्रेडर हो तो आप कंपोजिशन लेवी ले सकते। समझा? ये 2 पॉइंट रेट रिलेटेड एंड कैलकुलेशन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। समझ में आया सबको? क्लियर है? ठीक है, चलो। हाँ,
मैन्युफैक्चरर को मतलब सारे सप्लायर पे जीएसटी पे करना सर डिस्करेज नहीं कर रहा है। कौन सा? मैन्युफैक्चरर को एग्जाम पे भी जीएसटी पे करना है और पे करना है, बट ट्रेडर को सिर्फ टैक्स पर क्योंकि ट्रेडर सिर्फ खरीदता है और बेचता है ना, सीधा सीधा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए ना गवर्नमेंट। कौन सा? तो वैसे भी तो हाफ ऑफ रेट ही तो दे रहे हैं ना वो लोग, 1% का ही तो कर रहे हैं। ट्रेडर को ज्यादा प्रमोट करना। निर्मला ताई, चलो ठीक है। यहाँ पे गुड्स का समझ में आया। सर्विसेज के केस में सिंपल, कितना है अपना 336, नो एसेल्स नथिंग, बराबर है, सिंपल। चलो और कुछ है नहीं। टर्नओवर ऑफ द स्टेट इन यूनियन टेरिटरी अंडर द कंपोजिशन लेवी। अब इसमें क्या आ जाएगा, जितना भी आपने 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तब तक का टर्नओवर टैक्स पे करने के लिए नहीं इंक्लूड होगा। उसके बाद से जब भी आएगा तो टर्नओवर आपका इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? तो वही बोला, व्हाइल कंप्यूटिंग द स्टेट और टर्नओवर इंक्लूड क्या करना है, ऑल टैक्सेबल सप्लाइज एग्जाम सप्लाइज विद इन द स्टेट व्हाइल कंप्यूटिंग टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको व्हाट वी से कि आप लोगों को एग्जाम सप्लाइज नहीं लेना है अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज है और ट्रेडर है तो। सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए एग्जाम सप्लाइज लेना है ना, समझा? सामने क्या क्या नहीं लेना है, जीएसटी इंक्लूसिव नहीं होता है जब तक बोला नहीं है तब तक, इनवर्ड सप्लाइज नहीं लेना है, एंड जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था तब तक का टर्नओवर नहीं लेना है, और आपका इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो भी अर्न करे वो भी नहीं लेना। समझ में आया? ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या दिया। अ फोटोग्राफर चंपक has commenced the photography services in Delhi from 1st April this year. The turnover for the various quarter is given. लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया ही नहीं है तो ये साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा ना। चलो, अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर का 20 लाख, जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर का 30 लाख, अक्टूबर टू दिसंबर थर्ड क्वार्टर का 20 लाख। ठीक है। क्वार्टर 1 जीएसटी लेने का जरूरत है? क्वार्टर 1 जीएसटी लेने का जरूरत है क्या? नहीं। चलो, जून के बाद जुलाई में जीएसटी लेना पड़ेगा, तो तब लेना पड़ेगा। और उसने क्या बोला, अगर कंपोजिशन बोला, कंपोजिशन चलेगा क्या तभी? 20 लाख की हुआ है ना टर्नओवर, चलेगा ना। फिल्म अपना फोटोग्राफर है ना, तो 10 के अंदर आएगा कि 10 टू ए के अंदर आएगा? 10 टू ए के अंदर आएगा, मतलब टर्नओवर का एलिजिबिलिटी कितना है, 50 लाख, बराबर है। तो 20 के बाद उसने डिसाइड किया कि अरे मुझे करना है और मुझे कंपोजिशन लेवी के अंदर करना है, तो ये 30 लाख पे जीएसटी पे होगा, ये 20 के ऊपर पे नहीं होगा। कितना पे होगा इसके ऊपर? 6%, बराबर है। बट जैसे ये क्वार्टर एंड हुआ तो उसका कंपोजिशन का लिमिट भी हो गया, क्योंकि 20 + 30 कितना हो गया, बराबर है। देखो, जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर देख रही हूँ तो मैं दोनों देख रही हूँ, बट जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ तो मैं सिर्फ ये देख रही हूँ। समझा? तो 50 हो गया ना पूरा का पूरा। 50 हो गया तो मुझे वापस सितंबर में मैं कंपोजिशन से भी बाहर हो गई, एक ही साल में सब देख लिया, रजिस्ट्रेशन भी देख लिया, कंपोजिशन भी देख लिया, नॉर्मल लेवी भी आ गया, बराबर है ना। तो इन दिस केस जब जैसे ही मैं 30 को एक्सीड करके आ जाऊंगी तो अक्टूबर टू दिसंबर का जो है उस पे क्या पे करना पड़ेगा, नॉर्मल चार्ज पे करना पड़ेगा, नॉर्मल जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर विद दिस एवरीवन? तो 30 लाख पे 6% जाएगा, 20 लाख पे अगर मैं सर्विसेज जनरल रेट बोलूं तो 18% जाएगा। समझा? और फर्स्ट 20 लाख पे कुछ नहीं जाएगा। बोलो। सपोज जो सेकंड क्वार्टर तक तो वो कंपोजिशन के अंदर ही था, बराबर है। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में वो नॉर्मल रेजिम आ गया। हाँ, तो तब कुछ अगर आईटीसी मिला रहेगा तो क्या थर्ड क्वार्टर में पेरोल के टाइम पे आईटीसी यूज नहीं तो उस दिन पे क्या होता है कि तभी अपने को, जब भी आप कंपोजिशन से बाहर आते हो तो यू विल हैव टू गिव जितना भी आपके पास स्टॉक है वो सब चीजों का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपका जो क्रेडिट बनेगा उतना होते को क्रेडिट लेक्चर में डाल के वो अपन पढ़ेंगे आईटीसी के चैप्टर। उसमें अपने को सबमिशन करना रहता है कि आप कंपोजिशन पे जो थे तो कितना आपके पास इनपुट सर्विसेज का, इनपुट गुड्स कितना था, कैपिटल गुड्स वगैरह कितना था, वो सब चीजों का कैलकुलेशन अपन करेंगे, उतना प्रपोर्शनेट अपने को मिलेगा आगे जाके। समझ में आया? तो वो करेंगे, ये समझा? ठीक है, चलो। हाँ, आउटवर्ड नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। एक्सपोर्ट इज ऑल्सो आउटवर्ड ही ना, एक्सपोर्ट भी आउटवर्ड इंटरस्टेट ही हुआ ना, एक्सपोर्ट इज ऑलवेज इंटरस्टेट, तो एक्सपोर्ट भी नहीं चलेगा। क्यों रे, ऐसे क्यों बोल रहे? हाँ, तो कंपोजिशन में नहीं, पेंशन नहीं कहना क्या बोला है ना, अरे एक्सपोर्ट इज ऑलवेज इंटरस्टेट, तो वही कैसे होता है रे? एक्सपोर्ट इज ऑलवेज व्हेन यू आर सेंडिंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, दैट इज ऑलवेज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, तो उसके केस में आईजीएसटी ही लगेगा, तो उसको तो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई ही मान के, वो नहीं आएगा कभी भी, ना एक्सपोर्ट चलेगा ना इंटरस्टेट सप्लाई नहीं चलेगा। ये तो अच्छा स्कीम लेके आया रे तू। चलो, क्या क्या कंडीशन है देख ले एक बार, जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही वापस से दे दी है।
दोनों के केस में सेम कंडीशन है, सिर्फ गुड्स वाला जो था उसमें एक एक्स्ट्रा था ना कि सर्विस नहीं होना चाहिए, बस इसी के लिए वो एक एक्स्ट्रा है, बाकी कॉपी पेस्ट। समझा क्या? क्या क्या कंडीशन पढ़ा था अपन ने? पहला, गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, एग्जाम वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, आउटवर्ड इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, ईसीओ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सप्लाई रूल्स, इधर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, सर्विसेज वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज इधर सर्विस चलता है ना, इधर सर्विस एक्सेप्ट 5%, 5 lakhs और 10% वाला जो है वो चलेगा। समझा कंडीशंस? मार्जिनल सप्लाई सर्विस कितना कर सकते हैं? 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या तो 5 लाख रुपीज, विचएवर इज हायर। अच्छा मैम, रेस्टोरेंट वाले तो ऑलरेडी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और उसको तो आपने स्पेसिफिकली ये 1.5 करोड़ वाले लिमिट के अंदर ही इंक्लूड करके रखा है। तो जो रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले अपना खुद का सर्विस देते हैं वो तो इधर ही आ गया, उसके अलावा वो 5% या 10 लाख का दे सकते हैं क्या? तो यस, वो दिस इज ओवर एंड अबाउट द लिमिट फॉर देयर पर्पस। बाकी जो नॉर्मल ट्रेडर्स है या नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए तो गुड्स ही प्राइमरी होता है, तो उसके साथ वो लोग 5 लाख या 10% तक का एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, हाँ बोलो। not turnover in state or union. हाँ, देखो branch of इन्होंने proposition दिया तो इधर का state उसके लिए उतना, उसके लिए उतना, उसके लिए उतना, ऐसा। राम सेवक इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 60 लाख, लास्ट ईयर का 60 लाख था। गुड्स है, लिमिट कितना होगा? 1.5 करोड़। एलिजिबल है ये साल के लिए? चलो, since his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore, he is eligible for the current year. सर्विस कितना कर सकते हैं? अच्छा हाँ, ये जो 10% आप निकालोगे ये करंट ईयर के टर्नओवर का होगा कि लास्ट ईयर का होगा? लास्ट ईयर का। और अगर बिजनेस नया नया है तो फिर करंट, जितना है उतने के हिसाब से। समझ में आया? क्लियर है? तो दैट विल बी प्रीसीडिंग ईयर का 60 लाख था, 60 लाख का 10% विच इज 6 लाख, तो ये साल 6 लाख और 5 लाख विचएवर इज हायर, 6 लाख। लोअर नहीं लेना, ज्यादातर अपने को आदत रहती है लोअर ले लो, तो लोअर नहीं है, ये हायर लिमिट है। समझ में आया? विचएवर इज हायर। आओगे हम बाय डिफॉल्ट ले लेते, बराबर है। कोई भी ट्रेडर मतलब गुड्स ही मेनली उसका बराबर है। प्रोवाइड कर सकता है ना, कौन सा? नॉर्मल डीमार्ट का बात कर रही है? हाँ, तो उस केस में फिर बाद में देखना पड़ेगा ना, फिर देखो क्या करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज आ गई और तेरी ये सर्विसेज आ गई, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर अलग जीएसटी रेट जाएगा और तेरे नॉर्मल वाले बिजनेस के ऊपर अलग जीएसटी रेट जाएगा। ये जो बिजनेस रहेगा उसका फिर तू क्या निकालेगी? 5% और 10% वाला पार्ट अलग अलग करना पड़ेगा ना फिर उसको, उस हिसाब से वैसा। मतलब वो रेस्टोरेंट सर्विस ये क्राइटेरिया में नहीं आएगा, वो कितना भी होगा वो भी चलेगा, हाँ, उसके वो क्राइटेरिया में नहीं आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपका सर्विस और गुड्स दोनों मिक्स ही होता है हमेशा। ऐसे मानने जाओ तो 50-50 टाइप्स ही होता है। अगर कोई कंपनी है वो मेनली गुड्स में ही डील, बराबर है, फिर हम लोगों ने लिमिट लगाया कि सर्विसेज को इतना ही दे सकती है। करेक्ट है, लेकिन एग्जाम्पल में भी लिखा है सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। करेक्ट है। अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूड हो तो वो कितना भी दे सकते वो कितना भी दे सकते हैं, उसके लिए वो 10% का लिमिट नहीं है, अलग अलग हो जाए। यस, ठीक है, चलो। इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। जब भी आप व्हाट से की कैलकुलेशन करोगे आपके पेमेंट वगैरह का, तो तब आप लोग इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? बिकॉज दैट इज ऑलरेडी, पहली बात तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स ही है ना, उसको एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में हम लोग ले रहे हैं ना, वो इनकम के कैलकुलेशन के अंदर भी आएगा। समझ में आया? उधर भी नहीं आएगा। जनरली बिजनेसेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट द मनी, ये उसी की वजह से होता है ना, करेक्ट है। तो देयरफॉर जब भी आप लोग करोगे यहाँ पे, तो आप लोग उसको इंक्लूड नहीं करके चलोगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो इसी के लिए उन लोगों ने बोल के रखा है, इन द व्यू ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज इंसर्टेड आफ्टर द सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10(1) टू क्लैरिफाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ exempt सर्विसेज while of extending deposits, loans and advances insofar as the output is in the form of interest या discount will be excluded while calculating the turnover in the state or union territory, उसको हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं। समझ में? ठीक है, देखो अगर मैंने लोन दिया है किसी को 5 लाख का और जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकाल दूं और उसमें अगर मैं अभी लोन देना है सर्विस, अगर मैं सर्विस पे 10% अलाउड है तो उधर ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम उसको क्या करके चलते हैं? एक्सक्लूड करके चलते हैं और अपने एक्चुअल सर्विसेज के लिए वो पार्ट एप्लीकेबल हो जाता है। क्योंकि ये जो पैसा हम लोन और एडवांसेस वगैरह जनरली देते हैं दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ सरप्लस मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ रहता है हम हमेशा वही इन्वेस्ट करें। दैट इज जनरली कि बिजनेस में सरप्लस है, फिलहाल पैसा पड़ा हुआ है तो हम उस पर इन्वेस्ट करें, वैसा पार्ट होता है। हाँ बोल। ऐसी रेट को फेल किया
SEZ को सेल किया, यस तो वो है और मोस्टली इंटरस्टेट ही पर वो एक्सपोर्ट में आ जाता एक्सपोर्ट में आएगा, यस है उसको इंटरस्टेट माना यस इंटरस्टेट में IGST लगता है ना क्योंकि उसको कब छोड़ेगा तुझे एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा। चलो कंडीशंस फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंपोजिशन लेवी ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया है, ठीक है। पहला चीज ही शैल पे द टैक्स अंडर 9394 रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई, जितना RCM लगेगा वो तो पे करना ही पड़ेगा ना भाई, उसमें ऑप्शन है क्या? नहीं। सेकंड, ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया है। लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज, समझ में आया? ठीक है। ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ हिज प्रिंसिपल बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, समझ में आया? ठीक है। चलो अच्छा, कौन कौन से लिस्टेड आइटम्स है? आइसक्रीम अदर देन एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, मतलब चॉकलेट वाला या विदाउट चॉकलेट वाला, सब कवर्ड है। पान मसाला नहीं चलेगा, टबैको सब्स्टिट्यूट्स नहीं चलेगा, एरिएटेड वाटर्स दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लाई एश, फ्लाई ब्रिक्स, फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन रूफिंग टाइल्स, समझ में आया? ये सब आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन है, याद रखना, ट्रेडिंग के लिए नहीं, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, अगर साल के स्टार्ट के पहले ही आपका डिसाइड हो चुका है कि आप ये कंपोजिशन लेवी लेने वाले तो साल के स्टार्ट के पहले ही बता दो। अगर रजिस्ट्रेशन नया नया ले रहे हो तो जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो रजिस्ट्रेशन के साथ बता दो कि आप कंपोजिशन लेवी लेने वाले हो, समझ में आया? क्लियर है? तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस, अगर ईयर स्टार्ट पे बता रहे हो, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा, नहीं इंक्रीज हुआ, नहीं लिमिट इंक्रीज हुआ था, तो अपन ने ये साल कंपोजिशन लगाने का सोचा है, तो साल स्टार्ट होने के पहले बता दो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लिया हुआ, बराबर है। बट अगर आप बीच अपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, 20 साल में आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट ट्रिगर हुआ, तो अब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो तभी बता दो कि अभी मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और मैं भी किससे करूंगा, कंपोजिशन करूंगा, जब तक मेरा वो कंपोजिशन का लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, समझ में आया? क्लियर है? तो वही देके रखा हुआ है कि अगर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है तो कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे आपको करना पड़ेगा। फॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब्ड है, वो फॉर्म फिल करके आप बता सकते हो, उनको इंटीमेट कर सकते हो, समझ में आया? इफेक्टिव कब से होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर साल के स्टार्ट से हो रहा है, और अगर बीच से करे तो जिस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस दिन से कंपोजिशन लेवी भी क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, विड्रॉवल कर सकते हैं हम लोग, जब भी आपका टर्नओवर ही लिमिट्स को क्रॉस करेगा तब क्या हो जाएगा, विड्रॉवल आ जाएगा, तब आप नॉर्मल स्कीम में क्या हो जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे। सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम अंडर 9(1) फ्रॉम द डे ही सीजेस टू सेटिस्फाई, फर्दर वहां से टैक्स नोट इनवॉइस इशू होना चालू हो जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी GST कलेक्ट भी करना पड़ेगा और पे भी करना पड़ेगा, समझ में आया? तो सारा का सारा वैसे आ जाएगा। फर्दर इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ द स्कीम इन द फॉर्म ऑफ 7 days बिफोर, व्हाट इज इट, विद इन 7 days ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, तो जिस दिन भी ऐसा, जिस दिन आपका लिमिट ट्रिगर हुआ उसके नेक्स्ट 7 days के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट फ्रॉम द विच द विड्रॉवल ऑफ द कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट but shall be the date indicated in his intimation, but obviously that intimation cannot be for the prior year, पिछले साल में नहीं जा सकते ना, साल से टर्नओवर रीरन होता है ना पूरा का पूरा, समझ में आया? इंटीमेशन जो आप दे रहे हो जब भी रिवर्सल रहेगा या जो भी आप लोग का पार्ट रहेगा कंपोजिशन विड्रॉवल का, वो पीछे पीछे जा सकता है, बट वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जा सकता है क्या, नहीं, समझ में आया? विड्रॉवल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय द टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ द स्कीम, उसको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, the effective date from which the withdrawal from the composition scheme shall take effect shall be the date indicated in the application की इस दिन पे मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया है, इस दिन के बाद से मैं नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बन गया, but such date shall not be prior to the commencement of the financial year in which such application for withdrawal is filed, क्योंकि साल के बाद टर्नओवर क्या हो जाता है, चेंज, समझ में आया? ठीक है। डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे बाय द टैक्स अथॉरिटीज, अगर टैक्स अथॉरिटीज को लगेगा तो वो लोग डिनाई कर सकते हैं कि नहीं नहीं आपको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, शो कॉज नोटिस वगैरह इशू होगा, बराबर है, इसके ऊपर डिबेट होगा, अपील फाइल होगा, डिस्कशन होगा कि क्यों एप्लीकेबल नहीं है, असिस्टिंग ऑफिसर अपना रिस्पॉन्स देगा, हम अपना रिस्पॉन्स देंगे, जो भी सेटल होगा उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेगी, एलिजिबल है तो फॉलो करेंगे, नहीं एलिजिबल है तो नॉर्मल केस में चलेंगे, समझ में आया? डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे बाय द टैक्स अथॉरिटीज, तो इन दैट केस आप लोगों को ऑब्वियस जिस दिन से कॉन्ट्रावेंशन हुआ उस दिन से डिनायल आ जाएगा, उसके पहले का जो वैलिड था, लेजिट था, वो तो चलेगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जिधर तक लिमिट वैलिड था, जिधर तक कंपोजिशन लेवी वैलिड था तब तक का तो कंपोजिशन नहीं रहेगा, उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा खींचा उसके ऊपर वो लोग पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह लगा सकते हैं और आपसे रिटर्न ले सकते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? any intimation or application for withdrawal or denial of the option to pay under section 10 in respect of any place of the business, एक प्लेस का अगर डिनायल दे दिया तो सब प्लेस का डिनायल आ जाएगा, विड्रॉवल सबका एक साथ होगा ना, सबमिशन हर जगह पे करना जरूरी है क्या, एक जगह पे भी किया तो सब जगह पे ट्रिगर होगा,
समझ में आया? कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल द पर्सन हैविंग द सेम पैन, वो तो अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। पैन सेम है, आपको सब लोगों को लेना पड़ेगा। कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, ये तो हम बात कर चुके हैं ना, कर सकते हैं क्या कलेक्ट? कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट एंटर द क्रेडिट चेन, क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, नुकसान ज्यादा है ना फायदा से। इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट, अगर आपने गलती से व्हाट से या जानबूझ के आपने कंपोजिशन लेवी सिलेक्ट किया जो आपके पास अवेलेबल नहीं था या आपको एप्लीकेबल नहीं था, फिर भी आपने अगर वो चीज किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब चीजें चार्ज हो सकती। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, सिंपल, 2 मिनट ध्यान दे दो, रिवाइज कर लेते हैं तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन लेवी 2 टाइप की है, स्पेसिफिकली गुड्स के लिए एक है और बाकी अदर्स के लिए है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी सिर्फ सर्विसेज, बिकॉज उधर गुड्स भी आ सकता है। ठीक है, कितना लिमिट है, कितना टर्नओवर है, वो सब चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, जब आप लोग गुड्स का बात कर रहे हो तो मतलब सेक्शन 10 का बात कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट है 1.5 करोड़ रुपया, और अगर आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आते हो तो आपके लिए लिमिट है 75 लाख रुपीज। ठीक है, जनरली ये टर्नओवर का क्राइटेरिया जो है वो देखा जाता है पिछले साल का, अगर करंट ईयर में बिजनेस चालू किया तो पिछले साल का 0 ही है, तो जब तक आपका टर्नओवर वो लिमिट क्रॉस नहीं होता है तब तक आप उसको लेके चल सकते हो। जब एग्रीगेट लिमिट चेक करोगे, सेम सर्विसेज के लिए 10 to A के लिए अपना कितना है 50 लाख। ठीक है, जब भी ये एग्रीगेट लिमिट चेक करो तो इसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सब आ जाएगा। क्या क्या नहीं आएगा? जीएसटी नहीं आएगा, इनवर्ड चार्ज आरसीएम जो पे कर रहे हो वो नहीं आएगा, इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स वाला जो पार्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम सप्लाई है बट वो नहीं आएगा स्पेसिफिकली। इतना निकाल के चेक करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टैक्स किस पे लगेगा? जिस दिन से रजिस्ट्रेशन चालू है उसके बाद के टर्नओवर पे ही आपका टैक्स लगेगा, जो रेट्स अपने को प्रिस्क्राइब है। समझ में आया? ठीक है, पहला चीज आपका रेट कितना लगेगा अभी वो भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1.5%, अगर आप ट्रेडर हो तो 1.5%, अगर रेस्टोरेंट है तो 2.5% बराबर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को टोटल सप्लाईज पे लगता है। ठीक है, रेस्टोरेंट को जितना भी आपका व्हाट इज टोटल टैक्सेबल सप्लाईज है उस पे लगेगा, और आपका जो ट्रेडर है उसको भी किस पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर ही आप लोगों का जीएसटी लगेगा। समझ में आया? ओवरऑल लेवल पे ये पार्ट हो गया। अगर सर्विसेज है तो कितना लगेगा? 3% ऑफ द टर्नओवर। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई आपका जो ये कंपोजिशन वाला बंदा है ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो पहला चीज, ये आपका जो बंदा है ये क्रेडिट चेन में कभी एंटर नहीं कर सकता, ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, ये कैजुअल टैक्स आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स नहीं कर सकता, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये सारे कंडीशंस आप लोग को एप्लीकेबल हो जाते हैं। दूसरा, एग्जाम सप्लाईज प्रोवाइड करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए जो प्योर एग्जाम सप्लाईज देता है। समझ में आया? तो वो चीज भी नहीं आना चाहिए। सर्विसेज जो गुड्स वाला पार्ट है, सेक्शन 10 वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, बट द लिमिट इज 10% ऑफ द टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, और 5 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? तो ये इतने तक का सर्विसेज आप लोग क्या कर सकते हो? प्रोवाइड कर सकते हो अलॉन्ग विद गुड्स। इससे ज्यादा हुआ तो आपको फिर 50 लाख वाले लिमिट के अंदर आना पड़ेगा, आप ऊपर वाले 1.5 करोड़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। एक यूनिट के लिए अगर आप लोगों ने जीएसटी का कंपोजिशन लेवी ले लिया तो सबके लिए वही एप्लीकेबल हो जाएगा। एवरीवन विल बी लायबल टू बी पेइंग द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। एक को भी बाहर निकलना है तो सबको बाहर एक साथ निकलना पड़ेगा, एक कैन पिक एंड चूज नहीं सकते। ठीक है, जितने यूनिट्स है स्टेट में अलग अलग, स्टेट में अलग अलग यूनिट्स आपके हो सकते हैं, बट ऑल दोस यूनिट विल ओनली प्रोवाइड इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनवर्ड अगर आप लेते हो इंटरस्टेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट पर्टिकुलर। समझ में आया? ठीक है, कभी गलती से या जानबूझ के आप लोगों ने ये प्रोविजंस यूज किए हुए हैं तो आपके पास ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि वो आपके पास से इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब चीजें प्रोसिक्यूशन वगैरह हो सकता है। क्लियर? इनवॉइस पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन डीलर हो, ऑल दिस थिंग्स विल फॉलो। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? पक्का पूरा समझ में आया? एक बार चेक कर लो। हाँ, 10% का क्राइटेरिया है हाँ। वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पे लगा है। यस यस, तो अगर करंट ईयर ही फर्स्ट ईयर है तो 5 लाख, हाँ। तो 5 लाख एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रीसीडिंग ईयर का नहीं है ना अपने पास, तो लिमिट 5 लाख का है। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट ईयर से वापस आपका बेस बन जाएगा तो आप उसको आगे लेके बढ़ सकते हो, तो फिर आपके लिए क्लियर एवरीवन? समझ में आया? डन? एक बार पूरा चेक कर लो। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, आज पहले तुम्हारे जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना प्रीसीडिंग चैप्टर लास्ट चैप्टर के, पहले वो खत्म। ठीक है, एक बार चेक कर लो। बोल। 5 लाख था, बट अभी सपोज मेरा 10% कर रहा हूँ, 90 लाख की कुछ नहीं कर रहा हूँ, बराबर है, 10% 9 लाख आ रहा है। बराबर, बट तेरा ये टर्नओवर फ्लक्चुएटिंग रहेगा ना, मतलब ये साल का जो टर्नओवर है ये तेरा अब तक बिल्डअप हो रहा है, तो तू लिमिट बार बार चेंज करना पड़ेगा ना तुझे। क्वार्टर 1 तक का लिमिट ये हुआ, क्वार्टर 2 तक का, तो इसके लिए वो लोग बोले कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का ही लो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 5 लाख तक ले लो फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि हर बार अपन लिमिट चेंज करते नहीं रह सकते ना उस चीज को, एक ही साल में फ्लक्चुएशन नहीं पॉसिबल हो सकता। तो फर्स्ट ईयर के लिए 5 लाख, फिर सेकंड ईयर से फिर आप क्या करो, आपका बेस बन गया ना,
आप फिर उसके बेसिस पढ़ा सबने, एक बार देख ले क्या दिया है। ठीक है, अपने को क्या बोला है यहाँ पे, कृष्णदेव is a trader based in India. Ramakrishna, brother of Krishnadev, is located in China and is also engaged in the business of trading of the goods. Krishnadev places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from local market in China. ठीक है, now before the shipment of the goods from China to India, Krishnadev sold such goods to Cristiano, a trader located in Brazil. The goods were subsequently shipped from China to Brazil. Comment on the taxability of the transaction between Krishnadev and Cristino under GST in India. क्या करना चाहिए बताओ, चलो प्रोविजंस चेक करो अपने मॉड्यूल के अंदर, अपना कौन सा पार्ट अप्लाई होगा चेक करो और बताओ। अब यहाँ पे आप लोगों का जो पार्ट है, हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल सबसे पहला लगेगा आप लोगों का, करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, चलो कृष्णदेव इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया ना, तो के है अपने पास जो इंडिया का बंदा है, ठीक है। आर जो है वो ब्रदर है ऑफ कृष्णदेव बट ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन बिजनेस, तो रिलेटेड पार्टी नहीं आता है, खुद है ना रिलेटेड। ब्रदर कब रिलेटेड होता है, जब डिपेंडेंट होते हैं तो ही होते हैं ना, वो सब प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, मतलब मैं सारे एंगल्स एक्सप्लोर करके बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो के है, सामने आर है, ठीक है। एंड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना, बिफोर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कृष्णदेव सोल्ड such goods to Cristino, a trader located in Brazil. The goods were subsequently shipped from China to Brazil. Comment the GST. तो यहाँ पे सी आ गया ना अपना, तो यहाँ पे क्या किया, के बोलने पे आर ने गुड्स किधर ट्रांसफर किया है, सी को ट्रांसफर किया है, बट एक्चुअली द ट्रांसफर शुड हैव बीन फ्रॉम के टू सी, बराबर है। तो हम मानेंगे कि पहला सप्लाई आर से के पास हुआ है और दूसरा सप्लाई के से सी के पास हुआ है। समझ में आया सबको, करे सॉल्व, चलो आ जाओ सेक्शन एप्लीकेबल, सेक्शन 7 आप लोगों का डाल दो। कौन सा सप्लाई होगा ना, बिल टू शिप टू मॉडल के अंडर होगा ना, कौन सा वाला, नहीं ना अभी तक शिपमेंट हुआ ही नहीं है ना, शिपिंग हुआ ही नहीं है ना, तो हाई सी सेल्स में कैसे डालूंगी उसको, शिपमेंट तो हुआ ही नहीं है ना मेरा, बिफोर शिपमेंट बोला है ना अपने को, बिफोर द गुड्स शिपमेंट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना टू इंडिया, गुड्स वहां से निकल चुका है और अभी तक इंडिया पहुंचा नहीं है, जनरली ऐसा अपने को लेना चाहिए। कौन सा, तभी ही हाई सी सेल होगा, इंडिया तो पहुंचा ही नहीं है, वो तो है ही है। नहीं नहीं देखो, बिफोर होम क्लियरेंस के इसमें तो आ ही जाएगा, सेल करके तो होम क्लियरेंस के पहले ही सेल हुआ ऐसा बोल सकते हैं ना। इस केस में नहीं नहीं, इंडिया पहुंचा नहीं वो बात बराबर है। देखो यहाँ पे तीन, सबसे पहला चीज अगर अपन बिल टू शिप टू मॉडल ले ले तो तीन पार्टीज है अपने पास, ठीक है, जिसके बोलने पे ये हुआ है, तो अभी यहाँ पे दो प्रोविजंस अपने को लगा के चलने पड़ेंगे। एक तो अपन ने बोला कि जो शिपमेंट के हिसाब से हुआ दैट इज बिल टू शिप टू मॉडल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब ये केस में हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई दो पार्ट में अपन सेल मानेंगे, यहाँ से यहाँ हुआ है और यहाँ से यहाँ हुआ है, ठीक है। अब उस केस में जो हाई सी सेल्स आता है वो पार्ट में अपन डील करने का सोच रहे हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो हाई सी सेल्स जो है वो हो जाना चाहिए अगर आप लोगों का शिपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है वहां से, मतलब गुड्स मेरे लिए ही निकल रहे थे वैसा, बट वो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, शिपमेंट को ही वहां से अभी तक हुआ ही नहीं है ना, तो उस केस में उन्होंने बिना शिपमेंट के ही डाइवर्ट कर दिया था। एक बार चेक कर लेते, दोनों प्रोविजंस है बट मेरे हिसाब से ये लगना चाहिए ये नहीं लगना चाहिए, लेट्स सी चेक कर लेते हैं फिर उसके हिसाब से आंसर लिख लेंगे। कौन सा आफ्टर डिस्पैच, क्या लिया इन लोगों ने, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, चलो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। जनरली इसको कैसा करना चाहिए, बिल टू शिप टू मॉडल है, बराबर है। अगर मैंने शिपमेंट वहां से किया ही नहीं है तो इन दैट केस द गुड्स आर लिविंग फ्रॉम देयर टू देयर, तो हाई सी सेल्स हुआ ही नहीं। हाँ तो अरे आ रही हूँ मुझे पता है, मैं तुम लोगों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले सुन तो लो, ठीक है। तो जनरली जब देखोगे तो अगर शिपमेंट यहाँ से निकलता था मेरे लिए और अगर मैं बिटवीन द शिपमेंट अगर मैं उसको बेचती थी तो दैट विल बी टर्म्ड एज आईसी सेल्स, और हमने उसको क्या बोला है, दो बार तीन बार चार बार भी होगा तो भी चलेगा, तो भी नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं। हमने क्या बोला है, लास्ट वाला जो पर्सन है जो इंडिया के अंदर उसको क्लियर करवाएगा हम उस पर लेके आ जाएंगे, बराबर है। दूसरा पार्टी आ रहा है, इसको हम लोग ये परसेप्शन से भी मान सकते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बंदा वो है इंडिया में है, इसने बोला गुड्स यहाँ से यहाँ भेज दो, तो गुड्स नेवर रीच्ड इंडिया, तो जीएसटी मतलब
ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, इट इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे हाई सी वाला प्रोविजन नहीं लग रहा, क्योंकि ये हाई सी है ही नहीं, जो मैंने आपको बताया। समझ में आया? ये हाई सी है ही नहीं, क्योंकि हाई सीज में कब होता है, जब आपका शिपमेंट आपके नाम पे निकला है और बीच में आपने उसको किसी को बेचा है। बट यहाँ पे शिपमेंट निकला ही नहीं था, तो उसको हम हाई सी बोल नहीं सकते। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला चीज, अपना जो के वाला बंदा है वो इधर है, आर वाला बंदा इधर है, सी वाला बंदा इधर है। गुड्स बाहर के बाहर मूव हुआ है, इंडिया कभी आया ही नहीं, तो जीएसटी नहीं लगा, नॉट बिकॉज ऑफ हाई सी। समझ में आया? पहला चीज, ये बिल टू शिप टू मॉडल है, ये बिल टू शिप टू मॉडल है। बिकॉज ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल इट शुड हैव बीन टैक्सेबल, बट बिल टू शिप टू मॉडल के साथ शेड्यूल 3 का प्रोविजंस भी यहाँ पे लग रहा है, वेयर द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो बाय अप्लाइंग बोथ द प्रोविजंस हम ये कल्मिनेशन पे आ रहे हैं कि जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, नॉट बिकॉज ऑफ आईसी सेल्स। समझा क्या सबको? क्योंकि यही चीज अगर मैं इंडिया में करती तो वो क्या हो जाता था, बिल टू शिप टू मॉडल होता था, तो वो होगा ही। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट का गुड्स, जो गुड्स का मूवमेंट हुआ है वो इंडिया के थ्रू नहीं हुआ, तो हमने वो शेड्यूल 3 के अंदर उसको कैटेगराइज करके एक्सेप्शन लिया। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो हाँ बोल। हाँ इंडिया आने के लिए बराबर है, करेक्ट है, हाँ सॉरी सी को भेजने के लिए बराबर है। तो वो नहीं, तो फोर वो केस में होता था, हाई सी सेल्स में होता था, तो भी वो एग्जेम्प्ट ही होता था, शेड्यूल 3 के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट ही होता था। बट फिर वो बिल टू शिप टू मॉडल नहीं होता, क्योंकि फिर क्या होता था, मेरे को उसने बेच दिया था और मैंने बाद में उसको इधर बेचा, मेरे बोलने पे आर ने उधर नहीं बेचा, आर ने मेरे लिए शिपमेंट रेडी कर दिया था, भिजवा दिया था, बाद में मैंने उधर से डाइवर्ट कर, तो वो बिल टू शिप टू मॉडल नहीं इन दिस केस, बट वो फिर आईसी सेल्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते थे और फिर वो एग्जाम्पशन के अंदर आ। समझा? आईसीसी का जो फर्स्ट लेग है, मतलब तो इसने आर ने के को अगर किया है, सब आईसी सेल किया रहेगा, बट वो सेल हो चुका है, मतलब हाँ, वो टैक्सेबल नहीं होगा, रिवर्स सच कौन सा? के अंदर। नहीं ना, बट गुड्स कस्टम फ्रंटियर पे आने चाहिए ना, क्लियरेंस नहीं हुआ तब तक गुड्स पार्टी नहीं बनेगा ना, तब तक नहीं, तब तक नहीं स्टिल एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल होगा। यस, मैं वही था टाइटल सिर्फ ये करने नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज कस्टम, जब भी गुड्स इंपोर्ट होके इंडिया के अंदर आते हैं ना, तब जीएसटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टम्स बनता है। समझ में आया? तो गुड्स जब तक इंडिया के फ्रंटियर पे पहुंचे ही नहीं है, कस्टम फ्रंटियर पे क्लियरेंस के लिए आए नहीं है, तब तक उस पे नहीं। समझा? क्लियर है? तो अगर वो आर ने गुड्स मेरे नाम पे बेच दिया होता, तो दैट वुड हैव बीन, उसके बाद अगर मैं सी को बेचती तो वो आईसी सेल्स होता था, बट इन दिस केस शिपमेंट गया ही नहीं है, तो मैं इसको आईसी सेल्स नहीं बोल सकती। दिस वाज कि गुड्स इंडिया नहीं आया, बट एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी किया, जस्ट बिकॉज द सप्लायर इज इन इंडिया, तो हम उसको जीएसटी के प्रोरोगेटिव में नहीं ला सकते, ये वाला एग्जेम्पशन यहाँ पे अप्लाई होगा, भले ही वो बिल टू शिप टू मॉडल है फिर भी। पूरा प्रोविजन समझ में आएगा? दो तीन चीजें मिक्स हो गई ना यहाँ पे, ठीक है? पहला चीज, इज दिस अ बिल टू शिप टू मॉडल? यस। सेकंड, बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन द एक्सपोर्ट नेचर, मतलब वो एक्सपोर्ट वाले नेचर के अंदर आ गया, तो हमको शेड्यूल 3 का वो पार्ट लगाना पड़ा जहाँ पे वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जा रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, कस्टम्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जब कस्टम्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो आईजीएसटी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग शेड्यूल 3 के क्राइटेरिया में आ रहा है। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो मैं अब जब आंसर लिखाऊंगी तो मैं बिल्कुल शीट को भी लिखवा देती हूँ, सो दैट आपको याद रहेगा, और उसके बाद ये वाले से कंक्लूड करके अपन आंसर। समझा? चलो, सेक्शन 7 लिखा, सेक्शन एप्लीकेबल, क्वेश्चन रखती हूँ आप लोग के सामने, लगेगा तो। रेडी? सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। चलो, एज पर सेक्शन 7,
as per section 7, when goods are supplied by supplier to the recipient, on the order of a third person, there will be two supplies in this nature. One which is from supplier to third person, one which is from supplier to third person, and second from third person to the recipient. Next line. As per Schedule 3 to Section 7 of the CGST Act, as per Schedule 3 to the Section 7 of the CGST Act, supply of goods from one non-taxable territory to another non-taxable territory without the goods entering into India falls under the negative list and will not be treated as supply. समझा? दोनों का मिक्सचर समझ में आया? यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई सेल्स में क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन बोला है ना, बट वो चीज अपनी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी बिकॉज शिपमेंट हुआ ही। क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो केस डिस्क्रिप्शन देके कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है, चलो केस डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। In the given case, case description and conclusion. In the given case, Krishnadev has asked Ramakrishna to supply the goods to Cristiano, that is from China to Brazil, without goods entering India. Therefore, the same will form part of third schedule. And the transaction will not be covered under supply. Supplier. Done everyone. Up next question.
पढ़ा? अब देखो क्या किया। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वेंडर लोकेटेड इन इटली। तो इटली से इंडिया मंगा रहा था गुड्स वो, ठीक है। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन द सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी। उसके पास पैसा नहीं था इंपोर्ट ड्यूटी देने का, वो टाइम पे जो आईजीएसटी आएगा वो देने का। तो उसने क्या कर दिया, he Mohandas International sold the goods to Radhakrishna Export House by endorsement of the title of the goods which were in the high seas। अब ये वाला सेल कौन सा हुआ, हाई सीज वाला सेल हुआ, क्योंकि गुड्स वहां से निकल चुका है, अभी इंडिया पहुंचने के पहले हो रहा है, ठीक है। Now, the agreement further provided that Mohandas International shall purchase back the goods in the future from Radhakrishna Export House. Discuss the taxability of the transactions involved under the GST law। तो पहले ट्रांजेक्शन को पहले किल करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हाई सीज में हुआ है, वो हुआ है फ्रॉम मोहनदास टू राधाकृष्णा, दैट विल बी एग्जाम्प्ट अंडर शेड्यूल 3। वो तो सीधा सीधा है क्योंकि हाई सीज सेल्स है, बराबर है। जब राधा कृष्णा वो गुड्स को पोर्ट पे से क्लियर करवाएगा तब उसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज बिना वो पे किए तो वो निकल नहीं पाएगा, करेक्ट है। उसके बाद बाहर आके वो राधा कृष्ण इसको बेचे किसी को भी बेचे, वो तो नॉर्मल वाला केस आ जाएगा, दैट इज सप्लाई ऑफ द गुड्स फॉर कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, दैट विल बी अंडर सप्लाई। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट से फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। फिर अगर वो इंटरस्टेट हुआ तो आईजीएसटी लगाएंगे, इंट्रास्टेट हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। समझ में आ गया? ये लिख सकते हो, अभी खुद से ट्राई करोगे।
हो गया लिख के? आया क्या? चलो नेक्स्ट आ जाओ 11th वाले पे। क्वेश्चन रीड करो। पढ़ा? पढ़ा? चल क्या दिया? Mr. Happy registered under GST has a huge residential property located at prime location in Mumbai, Maharashtra. He has let out the first and second floor to Mr. Peace for residential purposes in April. Mr. Peace registered under GST surrenders his tenancy right to Mr. S. Under registered under the GST for tenancy premium of 10 lakhs. तो इसने tenancy premium के हिसाब से लिया था, मतलब पगड़ी सिस्टम था ये, बराबर है। तो इसने ऑलरेडी हैप्पी को पे करके रखा हुआ रहेगा। अब पीस को वो जगह छोड़नी है, तो वो क्या करेगा, कोई दूसरे बंदे को ढूंढेगा जो ये टेनेंट ले लेगा, बराबर है, और उसके बदले उससे टेनेंसी प्रीमियम ले लेगा, ठीक है। अब 10 लाख रुपया ये सेरिन वटी से की पीस ने क्या किया, सेरिन से लिया, करेक्ट है। ऑन 1 जून सेरिन हैज आल्सो पेड एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, जीएसटी फिर भी पेएबल आता है ना, ठीक है। ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स मोरओवर सेरिन हैज एग्रीड टू पे मंथली रेंट ऑफ 1 लाख रुपीस टू मिस्टर हैप्पी फ्रॉम जून, क्योंकि ओनर तो हैप्पी है ना, तो उसको मंथली रेंटल तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, पहला आता है 10 लाख, 10 लाख टैक्सेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बराबर है कि नहीं, बिकॉज ये दिस इज पेबल बाय वन टेनेंट टू अनदर टेनेंट, बराबर है। तो ये आपके टेनेंसी प्रीमियम वाले सर्कुलर के अंदर कवर हो जाएगा, ये पे करना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, भले आपने एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया हुआ है फिर भी लगेगा ही, समझ में आया। दूसरा मंथली रेंटल जो पे हो रहा है उस पे लगेगा क्या, नहीं, बिकॉज दिस इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, एंड जो आप लोग का सामने वाला रेसिपिएंट है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड है ना, तो इन दैट केस वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कवर हो जाएगा, तो आपका जीएसटी पेएबल नहीं बनेगा। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? लिखवा दो आंसर। चलो रेफरेंस है तो आपका सेक्शन 7 का, रेडी हो जाओ तो मैं लिखवाती हूँ। रेडी? चलो आपका नोटिफिकेशन, चलो एज पर द रेलेवेंट सर्कुलर, एज पर द रेलेवेंट सर्कुलर, transfer of tenancy rights as per the relevant circular, transfer of tenancy rights against the tenancy premium, transfer of tenancy rights against the tenancy premium is taxable under GST, is taxable under GST as the supply of service, at the end of the day service ही आएगा ना ये तो, as the supply of service, payment of registration charges and stamp duty value, payment of registration charges and stamp duty value does not deter the payment of GST, does not deter the payment of GST. Next line, rental charges for renting of immovable property, rental charges for renting of immovable property for
residential purposes to an unregistered person for residential purposes to an unregistered person is covered under the exemption list, is covered under the exemption list, and GST is not applicable. And GST is not applicable. Case description and conclusion. In the given case, tenancy premium paid by, Mr. Peace to Mr. Serin, is covered under the above circular, and therefore GST will be required to be paid. On the tenancy premium of 10 lakh rupees. Next, the monthly rental paid for residential purposes. Will be covered under the exemption list. And therefore GST will not be applicable. Done. समझा? चलो क्या दिया देखो यहाँ पे 12th वाला. Rudraksh Kapoor, owner of the Rudraksh Publishing House, Ghaziabad, UP, donated some money to Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. ठीक है, डोनेशन वाला याद है? ठीक है. Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run from it by such donation and wrote donated by Rudra Prakash Kapoor in the memory of his father on the door of the room so constructed. Examine whether money donated will be payable to GST. Yes or no? Mere giving of name is not covered. बराबर है. कोई बिजनेस का अपना डिस्क्रिप्शन होना चाहिए तो ही कवर होता है. बराबर है. ठीक है. सेकंड देखो, इन द अबव क्वेश्चन इफ दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैज रिटन ऑन द डोर ऑफ द रूम कंस्ट्रक्टेड दैट मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द स्कूल रन बाय डोनेटेड बाय रुद्रकाश पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, तो आ जाता था क्या? यस, बिकॉज अभी आपने बिजनेस प्लेस को डिटरमाइन कर दिया ना, जबकि बिजनेस के लिए थोड़ी डोनेशन दिया था, डोनेशन तो पर्सनल नेचर के लिए दिया था, फिर भी बिजनेस का नाम आया तो हो जाएगा आप लोगों का टैक्सेबल. समझ में आया? ये होमवर्क में हो जाएगा. सिंपल केस. ठीक है. हाँ अभी तो होगा ही ना. कौन सा? नहीं वो तो अभी मिल जाता है ना, उसमें कुछ नहीं. हाँ कौन सा? हाँ बट ये फिर अभी वो बिजनेस का नाम वैसे मेंशन होता है, बट अगर इस प्रोसेस में देखने जाएगी तो उस केस में तो खुद CSR एक्टिविटी करती है ना. बराबर है. यहाँ पे हम लोग, हाँ तो वो खुद कंपनी खुद का नाम लिख रही है ना. यहाँ पे हमने किसको दिया था डोनेशन को? सामने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया था ना, तो उन्होंने लिखा ना. चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो लिखती थी. बराबर है. करेक्ट है. बट यहाँ पे जो ये केस अगर मैं बात करूँ तेरे लिए, तो इस केस में दिस डोनेशन वाज मेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस पर्पसेस की विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल पर्पसेस. बराबर है. हाँ करेक्ट है. सिर्फ नाम रहेगा तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. हाँ तो वो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता है. यहाँ पे अपना क्या था, डोनेशन का नेचर क्या था? पर्सनल नेचर का था, तो वहां पे आपके बिजनेस का नाम आना ही नहीं चाहिए पर्सन. समझ में आया? वहां पे अगर बिजनेस नाम डालोगे तो दैट अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट, तो वो चीज आपके इसमें आ जाएगी. समझा? ठीक है. तो ये होमवर्क में हो जाएगा. हाँ
मिसेस काजल, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान, हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ। आपको करना क्या है, ये 5 सप्लाईज दिया हुआ है, अज्यूमिंग द रेट इतना दिया हुआ है। एग्जामिन ईच ऑफ द अबव सप्लाईज मेड फॉर काजल एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल। सिंपल, रेट ही देना है ना अपने को, इधर ही कर लेते हैं इसको खत्म। चलो, सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलॉन्ग विद द लैपटॉप बैक टू द कस्टमर ऑफ द मुंबई, 55,000 का अपना व्हाट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी का वैल्यू है। लैपटॉप अलॉन्ग विद बैग दिया हुआ है, तो लैपटॉप और लैपटॉप बैग पे सेम लगेगा कि अलग अलग? कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई लगेगा। और रेट कौन सा लगेगा, लैपटॉप का कि लैपटॉप बैग का? लैपटॉप का जो रेट है वही सब पे लग जाएगा, बराबर है। सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट 50 rupees each अमाउंटिंग टू 5 lakh एक्सक्लूसिव टू द राम फैंसी स्टोर इन कोटा। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 hair oil, 1 beauty soap and 1 hair comb। मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा, और तीनों का जो अलग अलग रेट रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ सॉरी, हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, बिल अलग अलग होगा तो अलग अलग एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आप लोगों का 50 rupees का किट एक साथ बना के दे दिया है, तो पूरा का पूरा के ऊपर हाईएस्ट रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देख ले, क्या हेयर ऑयल का 18 है, हेयर कोम का 12 है, और आपको किधर गया, ब्यूटी सोप का 28। कौन सा लगेगा, 28। समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, 100 kits were given as free to Jaipur customers on the occasion of Mrs. Kajal's birthday. Each kit consists of 1 hair oil and 1 beauty soap. Cost of each kit is 35 rupees. ITC has not been taken on the goods contained in the kit. फर्क पड़ेगा क्या इससे कुछ, ITC वाईटीसी कौन सा है? एक मिनट एक मिनट, शेड्यूल आपका, एक सेकेंड, शेड्यूल 1 के अंदर आएगा ना ये वाला पार्ट, ठीक है। 100 kits are given as free of cost to Jaipur customers, all unrelated है आप लोगों का, ठीक है। each kit is 1, और ये वाला पार्ट आ गया, कॉस्ट इज ये, ITC has not been taken on the goods contained in the kit, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आएगा ही नहीं आप लोगों का, तो कोई भी टैक्सेबिलिटी के ऊपर नहीं बेस करेगा। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर on his son's marriage function in Indore. Cost of providing the services is 80,000 rupees. इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज ब्रदर को दिया है, होली डिपेंडेंट बोला है, तो मतलब रिलेटेड पार्टी आया कि नॉन रिलेटेड आया? रिलेटेड पार्टी है, तो अपने को कंसिडरेशन चाहिए होता है कि बिजनेस नेचर चाहिए रहता है? बिजनेस नेचर चाहिए रहता है, कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी। समझ में आया, क्लियर है। तो ये पार्ट आप लोगों का इधर कवर हो जाएगा, समझ में आया। तो इन दिस केस जीएसटी विल बी लायबल और नॉट? हाँ एक मिनट भाई, बता रही हूँ। सबसे पहला चीज कंसिडरेशन चाहिए, नहीं चाहिए, डिपेंडेंट है ना। सेकंड क्या चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस है क्या, तो नहीं माना जाएगा, जीएसटी रेट विल बी नील। 1,400 chairs and 100 coolers hired out to the function garden, Ajmer, Rajasthan for 3,30,000, including cost of transporting the chairs and coolers for the godown at Jaipur to the function. Since Kajal is not a GTA, transportation services provided by her are exempt by notification, तो वो तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, तो वो एग्जाम्प्ट वाले कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 1,400 चेयर्स दिया, 100 कूलर्स दिया फॉर फंक्शन, इंक्लूडिंग आप लोगों को फॉर 3,30,000 हम लोगों ने देके रखा है, तो ये रेंटिंग वाला पार्ट आ जाएगा। रेंटिंग है ना ये, समझा कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एग्जेम्प्ट है, तो वो चीजें निकाल दो। उन लोगों ने बोला कि ये नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने क्या करके रखा है, जीटीए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड किया है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो इन दिस केस ये 1,400 चेयर्स और 100 कूलर्स का जो पार्ट आएगा, ये आप लोग का हायरिंग चार्जेस आएगा ना, सर्विस ऑफ रेंटिंग कूलर एंड चेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कौन सा लगेगा? सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा, ये वाला तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज ये आई नहीं। समझ में आया, क्लियर है, डन, अंडरस्टूड। Chandragupta Maurya is an artist who makes contemporary paintings. He is registered in the state of Kolkata. Chandragupta Maurya appoints Dhruv to auction his paintings in Maharashtra. Dhruv arranges for the auction and identifies the potential bidders. Highest bid is accepted and the painting is sold. Invoice for the supply of the painting is issued by Dhruv Kumar on behalf of Chandragupta Maurya, but is in his own name, and the painting is delivered to the successful bidder. Agent. दो अलग अलग सप्लाई की एक सप्लाई, दो अलग अलग सप्लाई, बिल एजेंट के नाम पे बन रहा है ना, तो आपका चंद्रगुप्त से लेके आपका वटीसे कौन है दूसरा वाला, ध्रुव, वहां तक का एक सप्लाई माना जाएगा, और ध्रुव से लेके सेकंड वाला सेकंड सप्लाई माना जाएगा। सिंपल, ये होमवर्क में हो जाएगा। तो आपका होमवर्क है 12 और 14, 13 तो हम लोगों ने इधर ही कर लिया, तो उसका कुछ करने की जरूरत नहीं। 12 और 14 होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के आपके जो क्वेश्चन है पहले वो खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे।